हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 134 ब्लॉक 3 यूनिट 11 दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन के टर्म्स को पहले भी बहुत बार सुना है, सारे चैप्टर्स वगैरह में भी हमने देखा था, इनफैक्ट इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में भी ये देखा था कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, तो इसमें हम सारी चीज़ों के बारे में उसकी डिटेल्स में डीप में पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या एक्चुअल में। ठीक है, इंट्रोडक्शन कि जो चीज़ें वो डेफिनेशंस में भी मिल जाएंगी, तो हम इंट्रोडक्शन स्किप करके डायरेक्ट डेफिनेशंस पे आते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, सो मेन चीज़ ये है कि ग्लोबलाइजेशन को अगर आप सिंगल डेफिनेशन में डालना चाहो तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारी टर्म्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो हर किसी की पर्टिकुलर वो नोशंस है। ठीक है, बट अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करते हो तो ग्लोबलाइजेशन वो कंसेप्ट है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक डिबेट बन के रहे, मतलब एक डिबेट की तरह है, जो आप बोल सकते हो कि जब सारे लोग इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंस होते हैं एक दूसरे पे, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो होता है ग्लोबलाइजेशन। स्पेशली ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, बट हम सिर्फ ट्रेड मतलब सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव नहीं देखते, मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इज़ द लाइक आप बोल सकते हो एक मेन वाले उसमें से, बट बाकी पर्सपेक्टिव भी देखते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज़ हो या फिर पॉलिटिकल से रिलेटेड इशूज़ हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब जब भी गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उसका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होते हैं, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो हो रही है हर कंट्री में, कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है या फिर जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ओवरऑल हर कंट्री कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, कि अगर फॉर सपोज किसी भी कंट्री में रिसेशन आ रहा है तो बाकी कंट्रीज़ को भी थोड़े बहुत उसकी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है। मतलब जब वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाती है बहुत सारे लेवल्स पे, तब उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन को अगर आप डिफ़ाइन करते हो तो ये एक वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन है जो लिंक करती है अलग अलग लोकेलिटीज़ को, और इस तरीके से कि अगर किसी भी एक कंट्री में कुछ ऑकर हो रहा है तो वो दूसरी कंट्री को भी एक हद तक अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो डेविड हेल्थ की आप बात करो, मार्टिन की बात करो, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की बात करो, या फिर डेविड हार्वेज की बात करो, रोनाल्ड की बात करो, हर किसी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। ठीक है, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये याद करने की चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में आएगा और मैं इसके बारे में, क्योंकि होती भी है इम्पैक्टफुल, ठीक है, कि हम जब भी राइटर्स अलग अलग लोगों के बारे में उनकी व्यूज़ या उनके डेफिनेशन लिखते हैं तो वो हमारी आंसर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए याद कर लेना, ये एक बार गो थ्रू कर लेना। मेरे साइड से तो मैं यही बोलूँगी, गो थ्रू कर लेना ताकि याद रहेगी। बस नाम के साथ एक दो का कर लोगे तो बहुत है, सारे का करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें ईजी लग रहा है वो दो कर लेना और फिर उसमें लिख देना जब भी आएगा। ठीक है, हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कि ग्लोबलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये डीप हिस्टोरिकल प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही डीप हिस्टोरिकली देखे तो वो इंक्लूड करती है हमारी एंशिएंट जो भी पॉपुलेशन मूवमेंट है। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब पूरा आप देखो तो इवन ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके से, स्प्रेड ऑफ नॉलेज और स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी हो रही है, ये हमारी मेन है। ठीक है, कि मतलब ये ज़्यादा स्प्रेड होती है ये सारी चीज़ें। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मल्टी प्रोंग अप्रोच को फॉलो करती है। मतलब जो भी कम्प्लेक्सिटीज़ या इंटरडिपेंडेंस बढ़ती जाती है ह्यूमन सोसाइटी या नेशन स्टेट पे, उसको हर तरीके से वो देखती है। ठीक है, मतलब ओवरऑल पर्सपेक्टिव को कवर करती है। दूसरी चीज़ें, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इंटरनेशनलाइजेशन की आप बात करते हो, जैसे कि स्टेट बॉर्डर्स जो होती है वो कहीं ना कहीं एक बैरियर्स पहले बहुत ज़्यादा होता था स्टेट बॉर्डर्स में, कि आप कुछ चीज़ें बेच नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो, आ नहीं सकते हो इतना ईजीली, बहुत सारी रेगुलेटरी बैरियर्स थी। तो वो चीज़ें भी ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी की अगर आप बात करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजनल इकनॉमिक या सोशल जो कन्फिगरेशन होती है या ब्लॉक्स होती है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू वो कनेक्टेड होती है। मतलब इवन बड़े बड़े पावर को एज अ रिलेटिव गेंस के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्टेट वगैरह यूटिलाइज़ कर सकती हैं। देन नेक्स्ट इज जो भी न्यू लिबरल अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल इकोनॉमी की, जो इन्फ्लुएंस होती है इकोनॉमिक पॉलिसीज से अराउंड द वर्ल्ड, उसको भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। स्पेशली द फ्री मार्केट वाली आइडियोलॉजी, ठीक है, कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, उतने रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए, तो उनकी भी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है,
देन जो डेवलपमेंट है फील्ड में, चाहे आप इंफॉर्मेशन की बात करते हो या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो वो एक हाईवे की तरह काम करती है नेटवर्किंग करने के लिए सारे नेशन स्टेट का। मतलब हर नेशन स्टेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, ताकि वो अपने कल्चर्स को स्प्रेड करें, अपने कैपिटल, अपने सर्विसेज, अपने गुड्स वगैरह को स्प्रेड कर सके सारे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ये शिफ्ट है ह्यूमन जोग्राफी का इकोनॉमिक जोग्राफी से पूरे जोग्राफी ऑफ नेटवर्क को लेके। ठीक है, कि हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, ओवरऑल जो जोग्राफी है उसको कनेक्ट कर रहे हैं एक नेटवर्क में। ठीक है, बहुत सारे की एसेट पे कंट्रोल हो जाती है, लाइक कैपिटल के ऊपर, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, आपकी लेबर स्किल्स, आपके नेचुरल रिसोर्सेज या कंज्यूमर मार्केट है, वो सारी चीज़ों के ऊपर वो बेस्ड हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है ग्लोबलाइजेशन की, स्पेशली न्यू एरा में अगर आप बात करते हो, तो बहुत सारी डेवलपमेंट होती है और मल्टीपल लोकेलिटीज़ में होती है, जिसमें डाइवर्सिफाइड आप बोल सकते हो कि जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, जो तरीका है ज़िंदगी जीने का, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, डाइवर्सिटी आ जाती है। ठीक है। इवन नेशन स्टेट बहुत ही एक एक्सक्लूसिव एक्टर की तरह काम नहीं करता है, इंस्टेड वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी इसमें आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेन गवर्नमेंट होगी या जो मेन स्टेट है बस वही रेगुलेट कर रही है, नहीं, पावर इवन जो भी NGOs वगैरह या ICS या TNCs की आप बात करते हो, तो इन सारे के पास भी एक हद तक पावर दी जाती है ताकि वो स्प्रेड कर सके या मूवमेंट वगैरह कर सके अगर उनको कुछ भी इश्यूज़ लग रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पावर और अथॉरिटी होती है स्टेट का, वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आई है, जिसकी वजह से जो स्टेट की कैपेसिटी होती है ना एडिक्वेट सपोर्ट की सिटीजन्स का, वो चीज़ें आप बोल सकते हो डिक्रीज। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप एक राजा हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारी पावर है, बट जब आप एक राजा नहीं हो, आप एक डेमोक्रेसी में हो, तो हर किसी के पास पावर बटी हुई है कहीं ना कहीं, कि इसके पास भी इतनी पावर है, इसके पास भी इतनी पावर है, तो आप वो फुल पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, तो वो अथॉरिटी थोड़ी बहुत डिक्लाइन हुई है। बट बाकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है, कनेक्टेड हो रहे हैं सारे स्टेट्स वगैरह। ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो एक्सपेंसिव होती है, उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं नए वर्ल्ड ऑर्डर में। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो ग्लोबल गवर्नेंस को फोकस करती है, कोऑपरेशन पे फोकस करती है, कन्फ्लिक्ट वगैरह को रिजॉल्व करती है सारे नेशन में, और लोगों में ना मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा पीस या प्रॉस्पेरिटी की बात आती है, क्योंकि आप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो एक लेवल पर। जब आप कनेक्टेड होते हो तो आप एक दूसरे को हार्म नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप इस पर अटैक कर रहे हो, फॉर सपोज इंडिया रशिया से बहुत सारी चीज़ें ले रही है, ठीक है, एग्जांपल ले रही हूँ मैं, वैसे रियल लाइफ है ऐसा मत सोचना, तो अगर बहुत सारी सामान ले रही है, अब रशिया इंडिया पे अटैक एकदम से नहीं करेगी, बिकॉज दे नो समवेयर दे आर डिपेंडेंट, उनकी इकनॉमी चल रही है हमारे से क्योंकि हम खरीद रहे हैं। वैसे ही बाकी कंट्रीज़ होती है, हर कंट्रीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने के कारण वो कहीं ना कहीं पीस पे काम कर रही होती है, कन्फ्लिक्ट वगैरह अवॉइड करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशंस के। ठीक है, अलग अलग डायमेंशन मैंने बोले थे ना, इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिकल, सोशल, हर तरह से कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक लेवल पे। ठीक है, अब आप कोल्ड वॉर के एंड के बाद देखो, जब मार्केट का एक्सपेंशन हुआ था, मार्केट इकोनॉमिक का, तो उनके सारे नेशन स्टेट आप बोल सकते हो पूरे ट्रांसनेशनल कनेक्शंस हो गए थे हर नेशन स्टेट के ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो एक आइडियोलॉजी थी कि हाँ मतलब कैपिटलिज्म का ट्रिम्फ वगैरह है, वो चीज़ें आने लगी एक इफेक्टिव फॉर्म में। मतलब कैपिटलिज्म एक इफ़ेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन बन गई थी, जिसमें मार्केटाइजेशन को हम फोकस कर रहे थे, या कहीं ना कहीं जो फ्रीडम है, कंट्रोल या कंस्ट्रेंट का नेशन स्टेट का, उस चीज़ पे फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो जो नियो लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी था फ्री मार्केट का, उसको भी हमने यहाँ पे मतलब लागू किया। जो आइडिया है डी रेगुलेशन का, कि ज़्यादा स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए थोड़े लेवल पे, नियो लिबरलिस्ट का मानना था। लिबरलिस्ट का ये मानना था कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट नियो लिबरलिस्ट का ये मानना था कि थोड़ी बहुत होनी चाहिए वैसी सिचुएशन में जहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह अराइज हो रही है। ठीक है, वैसे तो जो डीरेगुलेशन का आइडिया हो या प्राइवेटाइजेशन, फ्री ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें अक्रॉस द ग्लोब फैलने लगी। तो कहीं ना कहीं सारे लोगों ने ये चीज़ों पे फोकस किया, या फिर सारे लोग एक नेटवर्क ऑफ प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन बन गए। ठीक है, हर कोई एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट था, एक दूसरे पे हर कोई नेगोशिएट कर रहा था एक दूसरे से, तो ग्लोबली इकोनॉमिक कनेक्टेड थे। ठीक है,
ये सारी है। इसमें यही बस बताया गया कि कैपिटलिज्म का फर्स्ट फेज़ क्या था, सेकंड फेज़ क्या था, कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मेन बात आप ये समझो कि इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन आई क्योंकि इकोनॉमिकली देश जुड़ी, स्पेशली कोल्ड वॉर के एंड के बाद, ठीक है, जब उन्हें रियलाइज़ हुआ और जब वो कनेक्ट हुए। तो ऐसा नहीं है, उसका इम्पैक्ट जो था वो बहुत ही पॉजिटिव था कि वो इकोनॉमिकली कनेक्ट हो रहे थे, तो एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे, पीस मेंटेन कर रहे थे, चीज़ें मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने लगे थे थोड़े बहुत कहीं ना कहीं, ठीक है। और वो इंटरडिपेंडेंट थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइड से, बाकी सारे भी, ठीक है। अब अगर आप बात करते हो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की, तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को अभी आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो पॉलिटिकल डायमेंशन है ग्लोबलाइजेशन का, वो एक प्रोसेस है जहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ पावर या इंस्टीट्यूशन, जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उस पर बात करते हैं, ठीक है। जो भी आप मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की अगर आप बात करते हो जिसमें कैपिटलिज्म पे फोकस करते हैं हम, तो वो एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी खुद में ही एक एंड है, ठीक है। आप नॉर्मली ये बोल सकते हो कि जो भी डेमोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो वाइड स्प्रेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगे। आप अभी के टाइम पे देखो, भले ही डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, रिपब्लिक एग्जिस्ट करती है, बहुत सारी अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ है, बट फिर भी एक दूसरे से एक लेवल पे कनेक्टेड है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वॉर नहीं होती या बिल्कुल ही एक दूसरे में वो नहीं होती, मतभेद नहीं होती है ऑब्वियसली, बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होती है उनके बीच में, बट स्टिल एक लेवल पे वो कनेक्टेड है ट्रेड को। मतलब अभी आप देखो ना, चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप कितनी गंदी हुई थी, लाइक कितनी ज़्यादा गंदी, ठीक है, इतना कि मतलब सब चीज़ छोड़ देंगे, लेकिन हम छोड़ नहीं पाए ना, बिकॉज वी आर समवेयर कनेक्टेड, ठीक है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि एक तरीके से जो भी न्यू टेक्नोलॉजिकल ऐप्स की भी अगर आप एग्जांपल लेते हो, जैसे व्हाट्सअप, लिंक्डइन, फेसबुक, ये ओवर द ग्लोब चल रही है, मतलब सारे लोग यूज़ कर रही है एक फॉर्मेशन, मतलब ओवरऑल ऐसा नहीं है कि एक कंट्री ही यूज़ कर रही है। कुछ कंट्रीज़ है जो सेलेक्टेड कंट्रीज जहाँ पर कुछ चीज़ें बैन है कि हाँ ये यूज़ नहीं कर सकते, बट ओवर द ग्लोब ज़्यादातर आप देखो तो मेजॉरिटी लोग हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से कनेक्शन हुआ या फॉर्मेशन हुआ, वो जिस तरीके से कनेक्ट होती है। जो भी पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है वो एक ग्लोबल कम्युनिटी बन चुकी है, जहाँ पे वो जो इश्यूज होते हैं ग्लोबल लेवल पे उस चीज़ पे बात करती है, सिर्फ रीजनल लेवल पे बात नहीं करती। अगर इन्वायरमेंटल इशू है तो सिर्फ रीजनल लेवल पे बात नहीं होगी, ओवरऑल लेवल पे बात होगी। अगर पॉलिटिकल से रिलेटेड एग्जांपल दो तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अगर जो भी चीज़ें होती है तो उस पर भी ओवरऑल बात होती है कि ह्यूमन राइट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री बात कर रहा है, वो ओवरऑल ग्लोब, मतलब मेन आप बोल सकते हो इंटरनेशनल इशू है वो, ठीक है। तो सारे मिलकर सॉल्व करते हैं और इस तरीके से वो कनेक्टेड होते हैं। आप कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात करो तो ये भी फ्री और फेयरलेस इंटरेक्शन की बात करता है। डिफरेंट कल्चर के लोग या बैकग्राउंड की कंट्रीज़ वगैरह जो होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एक सोशल प्रोसेसेस होता है उनका, ताकि वो इंटरडिपेंडेंस हो सके, एक दूसरे की चीज़ें फॉलो कर सके। लाइक जैसे कि हम वेस्ट की कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, राइट, जो कल्चर है कंज्यूमरिज्म का उसको भी फॉलो कर रहे हैं। इवन हमारे इंडिया के कल्चर्स को भी हम देखें तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन्हें अच्छी लग रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो एक होता है ना एक टेरिटोरियल या नेशनल जो लिमिट होती थी पहले, ठीक है, अब वो चीज़ें बदल चुकी है। अब हमारे कंजम्पशन, हमारी टेस्ट, हमारी बिलीफ, हमारी वैल्यूज़, हमारी मीनिंग, कमिटमेंट, ये सारे कनेक्टेड होने लगे हैं एक लेवल पे, ठीक है। तो हम सोशल मीडिया के थ्रू आप बोलो, हम सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पब्लिक ओपिनियन को गैदर करने के लिए। कहीं से भी पोस्ट आया हो, ठीक है, फॉर सपोज़ गाना पाकिस्तान में बना हो, पाकिस्तान से तो हमें पता है सबसे गंदा रिलेशन है, बट गाने तो हम सुन रहे हैं, राइट। एक मतलब वो होता है कि हर स्टेट कहीं ना कहीं एक सोशल लेवल पे कनेक्टेड है, नॉट फुल्ली बट एक वे में कनेक्टेड होती है, ठीक है। कहीं से भी पोस्ट आ रही है, अगर आपको वो लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें पॉजिटिव है तो आप उसको शेयर करते हो। आप ये नहीं देखते हो कि नहीं ये तो इस कंट्री का है तो हम शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी ये दिखाती है कि हम कहीं ना कहीं कल्चरली या फिर सोशली कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी इकोनॉमिकल बाउंड्री, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ वगैरह होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साइबर स्पेस की अगर आप बात करो तो उसमें इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन, हम सर्च करते हैं, क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ वगैरह, और
एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कल्चर्स वगैरह भी हम शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, ताकि हम कनेक्ट हो सके। अलग अलग चीज़ें जो हर किसी की ओपिनियन होती है उस लेवल पे हम कनेक्ट होते हैं, मतलब ओपिनियन को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। अगर हम जियो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ये री एग्जामाइन करती है हमारे जोग्राफी या स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की, स्पेशली पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में, ठीक है। ओके, सो मैं सिंपल टर्म्स में अगर आपको जियो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की बात करूँ या उसका टर्म समझाऊँ, तो ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जहाँ पे सारी कंट्रीज़ अपने आप को एक्सपैंड और प्रोटेक्ट करने की बात करती है अपनी टेरिटरीज़ की, और जो भी उनका पॉलिटिकल स्पेयर है उसको इन्फ्लुएंस करती है और ज़्यादा, ठीक है, वो कनेक्टिफाई करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ कंट्रीज़ की भी बात नहीं होती, कंट्रीज़ की जो भी बिजनेस है, ये पॉलिटिकल ग्रुप मेकिंग है, उनके जो कनेक्शंस है ओवर द ग्लोब, वो उस चीज़ की बात करती है। स्पेशली अगर आप कंटेम्प्रेरी जियो सिचुएशन की बात करो, उसमें फ्रेगमेंटेशन थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखो एक सिंगल कंट्री नहीं है जो स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी कंट्रीज़ है ग्लोबल लेवल पे जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, सोशली कल्चरली एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन ने ये ट्रांसफ़र कर दिया जियोपॉलिटिक्स का जो नेचर था वो सबको, कि मतलब हर किसी के पास एक पावर है, एक सॉवरेंटी ऑफ स्टेट है, और कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो एक वर्ल्ड लीडर की तरह एकदम से अपने उभर के आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पावरफुल, ऑब्वियसली सारे में से एक सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, एक दो, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि उनके पास ही मेजॉरिटी पावर है या वो कहीं पे भी इंटरफेयर कर सकते हैं, वैसी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है ना कहीं वो चीज़ें सारे अफेयर्स के मामले में आप देखो, जो भी मल्टीपल एजेंट्स आने लगे हैं, गोल्स वगैरह, हमारे स्ट्रक्चर्स वगैरह चेंज होने लगी है, टेक्नोलॉजिकली इकोनॉमिकली कनेक्टेड होने लगे। देखो हर चीज़ में टेक्नोलॉजिकली या इंफॉर्मेटिव वे में इकोनॉमिकली कल्चरली कनेक्शन की ही बात हो रही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन। जब भी सारे नेशन स्टेट्स के बीच में एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंस होती है, कनेक्शन होती है, तो वो बात करती है। और हम जब ये स्पेयर पढ़ रहे हैं इनके, तो हम बस यही नॉर्मली बात कर रहे हैं सिंपल टर्म्स में, कि वो इकोनॉमिकली भी कनेक्टेड है, पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि वो साथ में बात कर रही है इश्यूज़ के बारे में, कल्चरली कनेक्टेड है, जियो पॉलिटिकली कनेक्टेड है, जियो इकोनॉमिकली कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन की भी अगर आप बात करो तो वो स्पेशली इकोलॉजी की बात करते हैं, मतलब जो भी नेचर की बात है, ठीक है, कि किस तरीके से हम नेचर से रिलेटेड इशू, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हमारा इंटरनेशनल इशूज़ है, क्लाइमेट चेंज, हमारे सी लेवल में जो राइज़ हो रही है, ग्लेशियर्स वगैरह जो मेल्ट हो रही है, ओजन डिप्लेशन, सुनामी, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो नेचुरल डिज़ास्टर है कहीं ना कहीं, जो नेचर से रिलेटेड है, उस चीज़ पे भी हम बात करते हैं, उस चीज़ पे भी हम कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, उस चीज़ पे हम बात करते हैं, साथ में बैठ के उस चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं ओवरऑल हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस को या इंटरनेशनल सिस्टम को, ठीक है। इन्वायरमेंटल अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करो तो आज के टाइम पे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स भी है, वो ग्रीन पीस की बात कर रहे होते हैं, वो किस तरीके से हम पे प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट की, इसकी बात कर रहे होते हैं, किस तरीके से हम पूरी ग्लोबल इकोलॉजिकल जो कंसर्न है हमारा, उस चीज़ को ऑब्जर्व करके उसको कंट्रोल कर सकता है। हर साल इस चीज़ पे बात होती है, और मतलब ऐसा नहीं है एक स्टेट में बात हो रही है, ओवर द ग्लोब बात हो रही है, हर कंट्री बात कर रहा है इसके बारे में कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में, ठीक है। हम आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑन नेशन स्टेट एंड सॉवरेंटी के ऊपर। अब नॉर्मली यही कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है नेशन स्टेट पे या सॉवरेंटी पे, तो सिंपल सी बात ये है, सिंपल टर्म्स में समझते हैं, टाइम नहीं है ज़्यादा, ठीक है, बहुत ड्यूरेशन हो रहा है। तो सिंपल टर्म्स में ये है कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंस या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कनेक्शंस बिल्ड होती है, वैसे वैसे जो बॉर्डर होती है ना नेशन स्टेट की, वो ब्लड होती जाती है। मतलब एक तरीके से आप नेशन स्टेट की बॉर्डर्स वगैरह पे उतनी चीज़ें नहीं होती हैं, उतने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती है, ठीक है। तो आप कनेक्टेड हो जाते हो कहीं ना कहीं एक दूसरे से, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जब एक स्टेटहुड, जब आप सॉवरेन एंटिटी की बात करते हो, ठीक है, तो उस तरीके से आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी हो, मतलब आप सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हो यहाँ पे, आप ओवरऑल बात कर रहे हो, और आप कनेक्टेड हो, आप डिपेंडेंट भी हो। कनेक्टेड सिर्फ नहीं, डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज आपको ट्रेड करना है, आपको इम्पोर्ट भी करना है, आपको एक्सपोर्ट भी करना है कहीं ना कहीं लेवल पे, ठीक है। तो ग्रेजुअली जो कंट्रोल होती है ना सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल
इकोनॉमिक्स पे ये चीज़ें थोड़ी कम होने लग जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ों का, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करते हैं, वो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो डोमेन होती है नेशन स्टेट की, चाहे वो इन पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक डोमेन हो, वो सारे कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि जो टूल्स होती है ग्लोबलाइजेशन की, वो होती है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन नेटवर्क हो सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, टेररिज्म, लिमिटेड जो होती है जुरिडिक्शन वगैरह नेशन स्टेट के, ये सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर में। अगर आप सॉवरेंटी का मतलब समझते हो तो सॉवरेंटी नॉर्मली वो प्रिंसिपल है जो स्टेट में एग्जिस्ट करती है ताकि वो उसके चीज़ों को कैसे रेगुलेट करना है उस चीज़ पे वो बात कर सके, ठीक है, या मेन उस चीज़ से कनेक्टेड हो सके। तो इस चीज़ के लिए भी जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस वगैरह है वो काम करती है कि ग्लोबल जो भी मार्केट फोर्स है उसको कंट्रोल कैसे करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। इवन जो हमारी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आई थी जहाँ पे सारे लोगों को ये बताया गया था कि आप ये चीज़ें, मतलब जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम नॉर्मली ये होता है कि आप फॉर सपोज एक कंट्री ने किसी से मतलब यूएन से लोन लिया है, ठीक है, अब अगर वो चुका नहीं पा रही है टाइम पे, तो उनके पास ये राइट चली जाती है इनडायरेक्टली कि आप लाइक आप ये बोल सकते हो कि वो इंटरफेयर कर सकते हैं उनकी पॉलिटिकल या उनकी इकोनॉमिक जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी रेगुलेशंस वगैरह है उसमें इंटरफेयर कर सकती हैं। तो भले ही इसकी पॉजिटिव साइड भी है, वह थोड़ी नेगेटिव साइड है कि आप क्योंकि कनेक्टेड हो जाते हो तो आपको लोन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप लोन लेते हो तो कहीं ना कहीं वो जुड़ जाते हैं या वो इंटरफेयर कर सकते हैं आपकी इकोनॉमी में, ठीक है। तो एक हिंड्रेंस की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कैरेक्टरिस्टिक की आप बात करते हो तो सबसे पहले तो ये लिंकेजेस वगैरह जो भी एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स है, ठीक है, उनके बीच में लिंकेज, मतलब उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करती है। दूसरा जो न्यू एजेंडा है इंटरनेशनल इश्यूज़ का, उसमें नो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कोई हाई या लो पॉलिटिक्स के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। तीसरा जो रिकॉग्निशन होती है अलग अलग चैनल्स की, अलग अलग एक्टर्स की मतलब अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, उस चीज़ पे फोकस करती है। दूसरा जो डिक्लाइन होती है मिलिट्री फोर्स का या जो टूल है स्टेट क्राफ्ट का, उसमें डिक्लाइन आता है थोड़े बहुत, ठीक है। हम बात कर लेते हैं फ्रीबलनेस ऑफ नेशनल सॉवरेंटी की। ओके, इन सिंपल टर्म फ्रीबलनेस इन नेशनल सॉवरेंटी का मतलब है कि जब भी आप बात कर सकते हो, जब भी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ट्रेड, कॉमर्स, ये जो भी कल्चर या कंसिस्टेंस के बेसिस पे जब कनेक्टेड होती है ना, तो जो बॉर्डर होती है वो फ्रीबलनेस ऑफ नेशनल सॉवरेंटी दर्शाती है। मतलब ये कि जो भी नेशनल सॉवरेंटी का जो चीज़ है, ठीक है, वो एंड हो चुकी है। जो स्टेटहुड की चीज़ें थी ना, वो कहीं ना कहीं एंड हो रही है कनेक्शंस की वजह से, ठीक है। ये नेगेटिव वे में भी हम देख सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं। पॉजिटिव एज इन देख सकते हैं कि कनेक्टेड हो रहा है, नेगेटिव एज इन देख सकते हैं कि जो भी हमारा मेन एक चीज़ें थी सॉवरेंटी की जिसकी हम बात करते हैं मेन, ठीक है, उसमें वो चीज़ें काफ़ी लूजन हो चुकी है, ठीक है। स्टेट सॉवरेंटी की अब हम पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी फीबलनेस आ चुकी है, ठीक है। आप नॉर्मल ये बोल सकते हो। ग्लोबलाइजेशन एंड नॉर्थ साउथ डिवाइड की अगर आप बोल सकते हो तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ये भी हुआ है कि नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गए। नॉर्थ साउथ डिवाइड का मतलब ये नहीं है वो मतलब जोग्राफिकली नहीं, नॉर्थ साउथ डिवाइड मतलब जो भी नॉर्थ जिसको रिप्रेजेंट किया है उसको बताया गया है कि जो भी पहले कोर कंट्रीज़ बताया जाता था, लाइक जो भी टेक्नोलॉजिकली या इंडस्ट्रियली ज़्यादा एडवांस है उस कंट्री को बोलते हैं नॉर्थ, और साउथ उसे बोलते हैं जो पोर है या फिर लेस डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ वगैरह है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये डिवाइड जो होती है ना, हैव्स या हैव नॉट, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिवीज़न आ चुकी है। या फिर आप बोल सकते हो स्पेशली अभी के टाइम पे आप देखो तो $1 से कम में ज़िंदगी नहीं जी सकते, वैसी वाली चीज़ें हैं। हम डॉलर को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, डॉलर से ही कनेक्ट मतलब सारी चीज़ें वो रूल होती हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं यूएन एक मेन मतलब जो यूएस है वो एक सोल एक्टर की तरह कहीं ना कहीं काम कर रही है, ठीक है। और बहुत सारे साउथ की कंट्रीज़ है जिसमें पॉवर्टी वगैरह रिड्यूस नहीं हो पा रही है, जिसमें और प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज कनेक्शन ये तो बिल्ड करती है कि आप किसी से कुछ भी ले सकते हो, कनेक्टेड हो, डिपेंडेंट हो, कुछ भी परचेज़ कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बट गरीब कंट्रीज़ है तो वो जब कुछ चीज़ें प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी तो वो सेल कैसे करेगी, राइट। तो उसको भी कहीं ना कहीं ये नुकसान होता था, ये क्रिएट करता है और ज़्यादा नॉर्थ साउथ डिवाइड को भी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन, आईआर एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर।
ओके इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि अगर आप आईआर की बात करते हो इंटरनेशनल रिलेशन में, तो उसमें स्टेट को एक मेन या फिर मेन एनालिसिस की तरह देखा जाता था, मेन एक्टर की तरह, कि हाँ सारे स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, देन वो इंटरनेशनल रिलेशन बन के आता है, ठीक है। बट जो आर्ग्यूमेंट है मेन वो ये है कि जो स्टेट है वो आप अपनी इकोनॉमी या पॉलिटिकल आप कंट्रोल की बात करते हो ना, वो ख़त्म हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, ग्लोबलिज्म के आने के बाद। और स्पेशली जो मेन एक्टर्स है उनका तो नहीं, बट जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, टीएनसीज, एमएनसीज वगैरह, ये रूल करने लगी है या एक हेजीमोनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करने लगी है, इवन डोमेस्टिक लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी फोर्स होते हैं, उन पे रूल करती है कहीं ना कहीं, ओवरऑल आप ये बात कर सकते हो, ठीक है। इसमें यही चीज़ें बताई गई है कि बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़, इशूज़ वगैरह भी अप्रोच होते हैं इसके वजह से, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स है, जैसे आप बोल सकते हो अगर जो भी एनजीओज़ वगैरह है, ठीक है, वो मेन पावर में आने लगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, राइट। जो प्रेशर ग्रुप है वो मेन पावर में आ गए तो क्या होगा, क्योंकि प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप जो होती है वो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बनाई जाती हैं, कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेके या वुमेन इश्यूज़ को लेके या कोई सोसाइटल इश्यूज़ को लेके ऐसे पर्टिकुलरली आती है, तो उनको मेन एक्टर की तरह नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो ये एक प्रॉब्लम की तरह यहाँ पे उभर के आती है, ठीक है। तो यही चीज़ बताया गया है कि आईआर में हमारी ये चीज़ें प्रॉब्लम आती है, इवन कलेक्टिव सिक्योरिटी, टेररिज्म, हमारी ह्यूमन, क्योंकि हम कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो टेररिज्म की प्रॉब्लम भी हमें बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। कोई भी घुसपैठिया आ जाता है ईजीली एंड देन टेररिस्ट एक्टिविटी कर जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्वायरमेंटल इशूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, रिफ्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वगैरह की बात की है, ठीक है। अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो वर्ल्ड को एक वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर तो बना दिया, बट क्या वो एक्चुअल में वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है, इस चीज़ पे डिबेट है, ठीक है। अब नॉर्मली इसमें ये बताया गया कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो रिच नेशंस के लिए, ठीक है, गरीब नेशंस के लिए नहीं है, क्योंकि रिच नेशंस तो प्रोड्यूस बहुत सारी चीज़ें करके, क्योंकि उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से वो प्रोड्यूस करती है और वो अपना ओपन मार्केट मतलब आराम से वो करती है, वो गेन करती है प्रॉफिट वगैरह सेल करके, बट गरीब कंट्री ये चीज़ें नहीं कर पाती है। तो ये तो सबसे बड़ा लूप होल है आप बोल सकते हो, ठीक है। इवन जो ग्लोबलाइजेशन है उसके वजह से जो भी सॉवरेन पावर है नेशन स्टेट का, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है आइडेंटिफाई करने के लिए। सॉवरेंटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लड होने लगी है, ख़त्म होने लगी है, ठीक है। इवन बहुत सारी जो आप बोल सकते हो इकोनॉमी वगैरह बहुत सारी सेटल डाउन होने लगी है। इवन एक कंट्री में अगर प्रॉब्लम आती है या रिसेशन आता है, ठीक है, महंगाई आती है, तो बाकी स्टेट को भी वो झेलना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की बात की गई है, ठीक है, कि मतलब ये एक तरीके से पॉजिटिव तो था कि सारी चीज़ें दे रहा था, बट ये काफ़ी हद तक नेगेटिविटी भी फैला रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है, चीज़ों के ऊपर या स्टेट्स के ऊपर। तो ओवरऑल इस चैप्टर में यही था। आई नो थोड़ा लेंदी हो गया, सॉरी फॉर दिस, आई होप समझ आ गया होगा। कुछ कन्फ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।